हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक टॉपिक है एनटी के सिलेबस में, इसको कवर करेंगे एक ही वीडियो में। इसके रिलेटेड हमारी चैनल पे ऑलरेडी 500 एमसीक्यू सीरीज चल रही है रिलेटेड टू दिस डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के बाद आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी इसी चैनल पे कर सकते हो। अगर हम सिंपल टर्म्स में डिज़ास्टर समझेंगे, डिज़ास्टर होता है सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी विच एक्सीड द एबिलिटी ऑफ अफेक्टेड सोसाइटी टू कॉप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। जब एक सोसाइटी में कुछ डिस्ट्रप्शन होगी, वहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उस कम्युनिटी की वो अफेक्ट हो जाएगी, और वो जो सोसाइटी होगी वो उस एरिया के जो रिसोर्सेज होते हैं, डे टू डे लाइफ के नॉर्मल कंडीशन जो होती है, वो उन रिसोर्सेज पे कम्प्लीटली रिले नहीं कर पाते हैं, यानी वो उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज पे। जब ये डिस्ट्रप्शन होगी, एक सोसाइटी अफेक्ट होगी, उसको बोलते हैं डिज़ास्टर। अगर हम समझेंगे, एक इवेंट डिज़ास्टर बनता है दो कंडीशंस में। एक, अगर सडन होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा, जब ये अचानक आएगा जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया गया था ना हो जाएगा प्रिडिक्ट, एक कंडीशन ये है। दूसरी है, अगर उस इवेंट की वजह से ह्यूमन लॉस हुआ, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस हुआ। एक इवेंट डिज़ास्टर बनता है जब ये सडन आएगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, और कंडीशन सेकंड होनी चाहिए, ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस होना चाहिए, उसको हम डिज़ास्टर बोलते हैं। अगर हम इंडियन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की डिफिनीशन देखेंगे, डिज़ास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रोफ मिसहैपिंग ऑकर इन एनी एरिया। कुछ डिसरप्शन का होना, कुछ तबाही का आना किसी एरिया में, काज नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज्ड प्रॉपर्टी such and nature as to beyond the coping capacity of the community of the affected area। एक कुछ डिस्ट्रप्शन का होना जिसमें लाइफ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, और वो उस एरिया में जो सोसाइटी होगी वो अफेक्ट हो जाएगी, उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे समझेंगे डिफरेंस क्या है डिज़ास्टर और हैज़ार्ड की। सबसे पहले हैज़ार्ड क्या है? हैज़ार्ड इज ए थ्रेट, it is a dangerous physical condition or event, for example floods, earthquakes, cyclone etc। हैज़ार्ड क्या है? ये है डेंजरस फिजिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल नेचुरली अगर हम देखेंगे, नेचुरल हैज़ार्ड्स जैसे फ्लड्स और कोई साइक्लोन्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल हैज़ार्ड्स। ये हैज़ार्ड होता है। अगर ये जो हैज़ार्ड होता है, इसमें डैमेज जो प्रॉपर्टी का होता है वो स्मॉल होता है, इसमें जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो लेसर नंबर में अफेक्ट होते हैं, उसको हम हैज़ार्ड बोलते हैं। मतलब हैज़ार्ड मीन्स जब प्रॉपर्टी और लोगों पे जो डैमेज आएगा वो मिनिमम होगा, कम होगा, उसको हम हैज़ार्ड बोलते हैं। और यही हैज़ार्ड डिज़ास्टर बनता है जब हैज़ार्ड की वजह से ह्यूमन लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा, इकोनॉमी ज़्यादा डैमेज होगी, उसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर। यह है डिफरेंस डिज़ास्टर और हैज़ार्ड की। हैज़ार्ड होता है जब इकोनॉमिक, ह्यूमन और एनवायरमेंटल लॉस मिनिमम होगा। जब इसी हैज़ार्ड की वजह से इकोनॉमिक, ह्यूमन और एनवायरमेंटल लॉस ज़्यादा होगा, वो हैज़ार्ड फिर उस टाइम डिज़ास्टर बनता है। ये जो डिज़ास्टर होता है इसमें दो फेज होते हैं, यानी डिज़ास्टर के आने से पहले वाला फेज यानी प्री डिज़ास्टर फेज, दूसरा है पोस्ट डिज़ास्टर फेज। प्री डिज़ास्टर फेज में 3 स्टेप्स है, प्रिपेयर्डनेस है, प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है। प्रिपेयर्डनेस होता है डिज़ास्टर के आने से पहले प्रिपेयर होना, डिज़ास्टर आ सकता है, उसके लिए टीम जो होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेते हैं, लोगों को कैसे प्रिपेयर रखते हैं, वो होता है इसमें प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद प्रिवेंशन, यानी इस डिज़ास्टर से कैसे बचेंगे, ये डिज़ास्टर नहीं आना चाहिए। जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ है, ब्रिजेस हमें ऐसे बनाने हैं जो इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। और उसके बाद होता है मिटिगेशन। इसके बाद है मिटिगेशन, मतलब अगर डिज़ास्टर अब आएगा ही,
जो डैमेज होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। ये होता है प्री डिज़ास्टर फेज। डिज़ास्टर से आने वाले जो स्टेप्स है वो है प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। इसके बाद जब डिज़ास्टर आया है इसको बोलते हैं पोस्ट डिज़ास्टर फेज, यानी रेस्पॉन्स। डिज़ास्टर आया, हमने रेस्पॉन्ड कैसे किए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो टीम्स बनाए हैं वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि उससे डैमेज कम होता है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, मतलब जब डिज़ास्टर आएगा वहाँ पे बहाली करनी है, जो कुछ डैमेज हुआ है उसको ठीक करना है। और इसके बाद आता है रिकन्स्ट्रक्शन। डैमेज होने के बाद जहाँ पे जो भी डैमेज हुआ उसको नए से कंस्ट्रक्ट करना, सो डैट जो पीपल अफेक्ट हुए हैं उनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस जो होगी वो थोड़ा कम होगी, वो इफ़ेक्टिवनेस कम होगी जब हम जल्दी से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। अगर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजर प्रिपेयरिंग फॉर रेस्पॉन्डिंग एंड इंश्योर रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर्स। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्लान करती है। अगर डिजास्टर आया उसके बाद प्लानिंग जो होगी, हमने पहले ही प्लान करके रखा है अप्लाई कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जैसे हम डिजास्टर से हमें कम से कम नुकसान होगा। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे वो होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन से मेजर्स है जो हमें स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। जो डिजास्टर आने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कम करना, मैक्सिमम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, हमें डैमेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूडिंग रिसर्च नॉलेज मैनेजमेंट। अगर हम पॉइंट फोर्थ देखेंगे प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन। इसके बाद अगर हम फिफ्थ देखेंगे रेस्क्यू रिलीफ। इसके बाद अगर हम सिक्स देखेंगे रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स, यानी प्रायर डिजास्टर फेज में 3 होते हैं जो मैंने बोले हैं, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर आने के बाद इट इंक्लूड्स रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन। डिजास्टर के टाइप्स होते हैं 2, एक होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, क्लाउड ब्रेस्ट है, ड्रॉट्स एंड वोल्केनिक इरप्शन है। ये है नेचुरल डिजास्टर्स। अगर हम मैन मेड डिजास्टर्स की बात करेंगे जिनके लिए ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल है, वो है फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर्स, वार्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर एंड इंडस्ट्रियल हैजार्ड। ये है मैन मेड डिजास्टर्स, ये है नेचुरल डिजास्टर्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिफरेंट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट डिजास्टर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स। सबसे पहले अगर बायोलॉजिकल डिजास्टर आएगा वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिलेटेड। अगर केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होंगे वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के रिलेटेड अंडर। अगर हम साइक्लोन देखेंगे वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम सुनामी देखेंगे वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम ड्रॉट एंड पेस्ट अटैक्स देखेंगे वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेयरनेस ऑफ वेलफेयर। अगर हम अर्थक्वेक देखेंगे वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम फ्लड्स देखेंगे वो भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम फॉरेस्ट फायर देखेंगे वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर। अगर हम लैंडस्लाइड्स देखेंगे वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम न्यूक्लियर एमरजेंसीज, ये जो होता है लैंडस्लाइड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर हम न्यूक्लियर एमरजेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम MOHE मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। यहाँ पे बायोलॉजिकल ये कुछ 2-4 हमें याद रखनी है, बाकी सब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। जैसे कि बायोलॉजिकल डिजास्टर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आते हैं MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। और यहाँ पे सुनामी आती है होम अफेयर। ड्रॉट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेयरनेस। बाकी सब जो आते हैं ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंडर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अर्थक्वेक्स देखेंगे, एन अर्थक्वेक इज द, यहाँ पे द सडन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो है उसमें अचानक वाइब्रेट होना, ऑसिलेशन का आना, वाइब्रेशन का आना, वो होता है अर्थक्वेक। अगर हम देखेंगे ओवर 59% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक हैजार्ड।
यानी जितना भी अर्थ सरफेस है इंडिया के अंडर, इंडिया का लैंड एरिया जो टोटल है उसमें 59% है जिसमें थ्रेट है। किसका थ्रेट है? अर्थक्वेक्स के। क्योंकि जो एंटायर हिमालयन रीजन ये जो है इसको कंसिडर किया गया है हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स के लिए। ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो आते हैं वो आते हैं एंटायर हिमालयन रीजन, ये जो है इसको किया गया है कि प्रोन टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स जो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड 8.0 से ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट 15 ईयर्स में ये जो हमारी कंट्री है इसमें मेजर 10 अर्थक्वेक्स आए हैं जिनकी वजह से 20,000 डेथ्स हुए हैं। क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है यही अर्थक्वेक्स जो ज़्यादा इंडिया में आते हैं इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है इंडिया की लोकेशन। क्योंकि इंडिया जो है ये लोकेट करता है कन्वर्जेंट जोन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के दरमियान। ये जो कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं। कन्वर्जेंट जोन क्या होता है, डाइवर्जेंट जोन क्या होता है। ये इंडिया जो है ये कन्वर्जेंट जोन में लाई करता है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के दरमियान, इसीलिए ये इंडिया जो है ये प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। अगर हम सिस्मिक जोन्स इंडिया में देखेंगे, इंडिया जो है इसमें इंडिया 4 सिस्मिक जोन्स होते हैं। इंडिया में जो है सिस्मिक वो है 4, पहला नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी 4 सिस्मिक जोन्स। अगर हम सिस्मिक जोन सेकंड देखेंगे इसमें जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है वो होता है 41.4%। इसमें जो एरिया आता है वो आता है ये जो एरिया आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बाद अगर हम सिस्मिक जोन सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, इसमें जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है वो आता है 30.4% और इसमें कोस्टल स्टेट्स इंडिया के आते हैं जैसे गुजरात, वेस्ट राजस्थान, झारखंड एटसेट्रा। इसके बाद अगर हम सिस्मिक जोन 4 देखेंगे इसमें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है 17.3%। इसमें आता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जम्मू कश्मीर जो है या लद्दाख ये किस सिस्मिक जोन में आता है? सिस्मिक जोन 4। इसके बाद अगर हम सिस्मिक जोन 5 देखेंगे इसमें जो टोटल एरिया वो 10.9% है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, नॉर्थ यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर 2 सिस्मिक जोन्स में आता है, 4th में भी आता है और 5th में भी आता है। इसके बाद अगर हम अर्थक्वेक्स देखेंगे, रीजंस क्या है अर्थक्वेक्स के, काजेज क्या है। अगर अर्थक्वेक दें पहले टेक्टोनिक्स, जब प्लेट कन्वर्ज होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होती है, मीटियोराइट्स की वजह से, न्यूक्लियर ब्लास्ट, डायनामिक ब्लास्ट, ब्रेकेज ऑफ डैम्स, ये है रीजंस जिनके रिलेटेड अर्थक्वेक्स के रिस्पॉन्सिबल है यही काजेज। अगर हम कुछ मेजर अर्थक्वेक्स देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे सिलीलैंग अर्थक्वेक जो 1897 में आया है, उसका मैग्नीट्यूड जो था वो था 8.7। इसके बाद अगर हम कांगड़ा अर्थक्वेक देखेंगे, ये 1905 में आया है, मैग्नीट्यूड था 8.0। इसके बाद अगर हम देखेंगे बिहार नेपाल बॉर्डर अर्थक्वेक, ये आया 1934 में, मैग्नीट्यूड था 8.3। इसके बाद अगर हम आसाम तिब्बत अर्थक्वेक देखेंगे जो 1905 में आया है, मैग्नीट्यूड था 8.6। व्हाट टू डू आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के बाद हमें करना क्या चाहिए? पॉइंट नंबर फर्स्ट है कीप काम, स्विच ऑन रेडियो, टीवी, ओबे इंस्ट्रक्शन जो हियर ऑन इट। सबसे पहले हमें स्विच ऑन करना है रेडियो का या टीवी का, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन आती है गवर्नमेंट की तरफ से हमें उसको फॉलो करना होता है। ऑप्शन पॉइंट सेकंड है हमारे पास कीप अवे फ्रॉम बीच, हमें बीचेस से दूर रहना चाहिए और रिवर बैंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ह्यूज वेव्स का उठना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद बी प्रिपेयर टू एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक, अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उनके लिए हमें तैयार रहना है। पॉइंट नंबर 4 है टर्न ऑफ द वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें हमें ऑफ करने हैं। इसके बाद 5th पॉइंट जो है वो है डोंट स्मोक, डोंट लाइट मैचेस, डोंट टर्न ऑन स्विचेस, देयर मे बी गैस लीकेज एंड शॉर्ट सर्किट। गैस लीकेज भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हमें स्विच ऑन या कुछ लाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है इफ़ यू नो दैट द पीपल हैव बीन बुरीड टेल द रेस्क्यू टीम एंड डोंट वर्सन द सिचुएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। अगर आपको पता है किसी एरिया में लोग दबे हुए हैं मलबे के नीचे, आपको रेस्क्यू टीम को बुलाना है। उन इंजर्ड पर्सनस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना है, हमें रेस्क्यू टीम को ये सब बोलना है।
अगर हम 7th पॉइंट देखेंगे, वो हमें प्लेन एरिया पे हमें बचना है और जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उनके साथ टच नहीं करना, और जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ भी टच नहीं करना चाहिए। 8th पॉइंट है डोंट एंटर बैडली डैमेज्ड बिल्डिंग। जो कुछ हाफ डैमेज्ड बिल्डिंग होगी हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम सुनामी देखेंगे, सुनामी क्या है? सुनामी इज ए जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। ये जो सुनामी है ये जापानीज वर्ड है। सुनामी इज ए सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव लेंथ। ये सुनामी जो होती है ये बहुत सारे वेव्स का इकट्ठे आना जिनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है। जनरेटेड बाय द अंडर सी अर्थक्वेक। जो सी के नीचे से अर्थक्वेक आएगा उसकी वजह से सुनामी आती है। अर्थक्वेक जनरेट सुनामी बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सी। जो वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा होता है वर्टिकल। जब वर्टिकल मूवमेंट सी में होता है उसकी वजह से क्या आता है? सुनामी। इट इज़ काज्ड बाय अर्थ। ये किससे आती है? अर्थक्वेक से, मीटेरोइड से, लैंडस्लाइड से, वोल्केनिक इरप्शन है, न्यूक्लियर टेस्ट इन ओशन है, एरोप्लेन क्रैश इन सी, माइग्रेशन ऑफ फिशरमैन एंड आइलैंड सबमर्जेस। ये सब रीज़न है जिनकी वजह से सुनामीज आती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे सुनामी रिस्क इन इंडिया। In the past, a few devastating tsunami have occurred in the Indian Ocean. The most significant tsunami in the region of Indian Ocean was one associated with the violent explosion of the Karato volcano in August 1883. जो सबसे वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ सुनामी की वजह से वो करकाटो वोल्केनो में हुआ। कब? अगस्त 1803 में। इवन दो सुनामी आकर वेरी रेयरली। इसके अलावा जो सुनामी इंडियन ओशन में आती है वो कभी कभी ही आती है। This region recorded 30 tsunamis and 3 of them occurred in Andaman and Nicobar regions. ये जो रीजन है पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे 13 सुनामीज इस रीजन में आए हैं, 3 आए हैं अंडमान निकोबार रीजन में। इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 25 दिसंबर 2004 इज वन ऑफ द मोस्ट। जो इंडियन ओशन में सुनामी आई है 25 दिसंबर 2004 में, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी। अगर हम कुछ सुनामीज देखेंगे, यहाँ पे है कार निकोबार अर्थक्वेक, इसका मैग्नीट्यूड था 7.9, 31 दिसंबर 1881। इसके बाद एक्सप्लोजन ऑफ करकाटो वोल्केनो इन इंडोनेशिया ऑन 29 अगस्त 1883। इसके बाद अगर हम देखें अंडमान निकोबार अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 8.1 ऑन 26 जून 1941। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे अर्थक्वेक ऑफ 8.5 मैग्नीट्यूड नियर कराची ऑन 27 नवंबर 1945। इसके बाद अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड क्या आया था 8.9 ऑन 26 दिसंबर 2004। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।